क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया उसने यदि एक बिंदु T से और केंद्र O वाले किसी वृत्त पर TA व TB स्पर्श रेखाएं 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण AOB ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे चित्र बनेगा। हल, उसने क्या कहा, यदि एक बिंदु T से हल और दिया है एक बिंदु T से O केंद्र वाले वृत्त पर, केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, तो एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक बिंदु T से O केंद्र वाले वृत्त पर, एक बिंदु T से O केंद्र वाले वृत्त पर TA व TB स्पर्श रेखाएं, ये TA और TB स्पर्श रेखाएं 70 के कोण पर झुकी है, 70 डिग्री के कोण पर झुकी है। O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर TA और TB, बाहर बिंदु T से TA TB स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो कोण AOB ज्ञात कीजिए। हमें कोण AOB, देखो AOB ये ज्ञात करना है। AOB, तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये कैसे हम ज्ञात करेंगे। क्या ये आपको चतुर्भुज नज़र आ रहा है क्या? AOBT एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर, या फिर हम इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि आमने सामने का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब इसमें डायरेक्टली आप लिख पाएंगे कि कोण ATB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। कारण के आमने सामने का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये वाला ATB, ये कोण ATB ये वाला कोण और AOB ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों को जोड़ा, योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ATB ये कितना है? 70 डिग्री। AOB तो याद ही करना है, AOB बराबर 180 डिग्री, ये इधर आ जाएगा। तो कोण AOB बराबर इधर आएगा 180 माइनस 70 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। ये क्वेश्चन देखो, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार का एक टेंट की परिधि 44 मीटर है। तो उसने कहा है कि एक 9 मीटर ऊंचा एक शंकु है, हल और दिया है। देखिए 9 मीटर ऊंचा शंकु के आकार के टेंट की परिधि, 9 मीटर ऊंचा एक शंकु है, शंकु जैसा एक टेंट है। शंकु के 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट की परिधि 44 मीटर है। तो ये शंकु जैसा एक टेंट है और ये इसका आधार है। टेंट की परिधि 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट की परिधि 44 मीटर है। तो ये परिधि कितनी दे रखी है? 44 मीटर। परिधि बराबर 44 मीटर दे रखी है और इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है वायु का आयतन। वायु का आयतन मतलब शंकु का आयतन, क्योंकि जितने इसके अंदर वायु का आयतन होगा उतना ही शंकु का आयतन होगा। तो यहाँ देखिए 9 मीटर ऊंचा एक शंकु है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 9 मीटर। तो H बराबर कितना है? 9 मीटर। तो H है 9 मीटर और उसने दे रखी परिधि कितनी है? 44 मीटर। तो ये इसको से मिला देंगे, परिधि 44 मीटर है। अब यहाँ से देखिए, अब देखो परिधि 44 मीटर है, तो परिधि 44 मीटर, तो परिधि कितनी है? 2 पाई आर। देखो ये परिधि ना 2 पाई आर,
परिधि 2 पाई r बराबर 44, 2 पाई का मान 22/7 और ये हो जाएगा r और ये 44। देखिए ये 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा और r का मान इधर आ जाएगा, तो r बराबर 7 मीटर, क्योंकि परिधि मीटर में दे रखी है तो ये r का मान कितना है 7 मीटर हो जाएगा। अब उसने बोला कि वायु का आयतन मतलब क्या, वही शंकु का आयतन, वायु का आयतन मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, शंकु का आयतन। बताइए इस सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु का आयतन है। तो 1/3 पाई का मान कितना है 22/7, r का मान 7, देखो घात 2 है तो r को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 7 × 7 और h कितना है, h का मान हो जाएगा 9। देखिए 7 से 7 कटेगा और 3 से ये 3 बार कट जाएगा, तो देखिए यहाँ बचेगा 22 × 7 × 3, देखो 22 सत्ते 154, यहाँ 3 आएगा, 22 सत्ते 154 और 154 को 3 से अगर गुणा किया, 3 चौक 12 के तो हासिल का 1, 3 पंजे 15 के 5, 3 चौक 12 के तो हासिल का 1, 3 पंज 15, 16 के 6 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 462 मीटर क्यूब। ये है वायु का आयतन। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसने कहा है यदि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और उन संख्याओं का योग 50 है, छोटी संख्या बड़ी संख्या की 4 गुनी है, तो वह संख्याएं हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे हल करेंगे इसको, हल और दिया है। उसने बोला है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, मतलब उनका अंतर समान होना चाहिए। अगर उन संख्याओं का अंतर समान होगा तो वह समांतर श्रेणी में होगी, समान होगा तो वह समांतर श्रेणी में होगी। तो अब देखिए माना संख्याएं x, 2x, 3x और 4x। देखो 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो ये संख्याएं भी समांतर श्रेणी में कैसे पता करेंगे, इनका सारवंतर निकालो। देखो 2x में से x से आएगा तो x बचेगा, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा। इसका मतलब इनका सारवंतर समान है तो ये संख्या समांतर श्रेणी में है। यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसने बोला यदि संख्याओं का योग 50 है, मतलब इनका योग कितना है 50, चलो 50 योग कर देंगे। फिर बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की क्या है 4 गुनी, तो देखो ये है बड़ी संख्या और ये है सबसे छोटी संख्या। उसने बोला बड़ी संख्या छोटी संख्या की क्या है 4 गुनी, तो छोटी संख्या x है तो जो बड़ी संख्या ये है तो बड़ी संख्या देखो कितनी है 4 गुनी है। तो यहाँ तक भी ठीक है। उसने कहा है कि संख्याओं का योग 50 है, प्रश्नानुसार योग कितना है 50। प्रश्नानुसार संख्याओं का योग 50, इनको जोड़ेंगे, योग उसने 50 दिया है। x, 2x, 3x और 4x संख्याओं का योग कितना दिया उसने 50, तो यहाँ लिख दो संख्याओं का योग 50। तो x और 2x 3x, 3x और 6x और ये हो जाएगा 6 और 4 10x। इनको जोड़ा तो देखो x, 2x, 3x, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो 10x बराबर 50। x का मान निकालेंगे 50/10, तो x का मान कितना आया ये हो जाएगा x बराबर 10 पंजे 50, x का मान आएगा 50। आपसे बोला है कि संख्याएं याद करना है, तो संख्याएं कौन सी है, संख्याएं x, 2x, 3x, 4x, 2x, 3x और 4x ये आपकी संख्या है। अब देखिए x का मान कितना आया 5, तो x बराबर 5। देखो x का मान 5 है तो ये 5, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो देखिए 3, x का मान 5, 5 दिया
15, 4, x का मान 5 है, देखो तो 5 चौक 20, तो ये आपकी संख्याएँ हो जाएगी। यह क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के लिए, कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड में। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो यहाँ उसने दिया है हल और दिया है, देखिए क्या कहा उसने, सिद्ध किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो ये एक त्रिभुज हम मान लेंगे, त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, तो इस भुजा का मध्य बिंदु D, E और F, ये इन भुजाओं के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज 1, 2, 3, 4, ये चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। यह आपको सिद्ध करना, हल और दिया है, सिद्ध करना है ये चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। अब उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप करेंगे। पहला काम तो ये है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले ये वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं। तो देखिए एफ ए बी का मध्य बिंदु है, एफ ए बी का, ई ए सी का, ई ए सी का मध्य बिंदु है। क्यों है मध्य बिंदु, ये उसने आपको दिया है, ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु। जब ये दोनों अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। मध्य बिंदु प्रमेय से ई एफ समांतर बी सी, चलिए इसको बाद में लिख लेंगे। तो ये इस भुजा की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो ई एफ आधी होगी बी सी की। देखो मध्य बिंदु प्रमेय से ई एफ आधी होगी बी सी की, ये इसकी आधी हो जाएगी और इसके समांतर भी हो जाएगी, तो ई एफ समांतर बी सी। देखो मध्य बिंदु प्रमेय से ये इसकी आधी होगी, ई एफ बराबर 1/2 बी सी और ई एफ समांतर बी सी, ये दोनों इसके समांतर है। अब देखिए यहाँ से जब ये दोनों समांतर है, ए एफ समांतर बी से, अगर ये दोनों समांतर है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है, ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है। रेखाएं समांतर है तो संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण बी बराबर एफ, कोण बी बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण एफ और कोण सी बराबर कोण ई। देखिए बी बराबर एफ संगत कोण, सी बराबर ई ये भी संगत कोण, तो यहाँ लिख देंगे संगत कोण। अब हमने देखा, ध्यान से देखना, बी और सी, बी और ये दोनों कोण इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज के ये दोनों कोण
इस त्रिभुज के इन दोनों कोणों के बराबर है, तो ये दोनों कोण इन दोनों कोणों के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा समरूप ए नियम से, क्योंकि दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। तो ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो यहाँ हम लिखेंगे ए नियम से ए नियम से त्रिभुज, अब देखो ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। ए बी सी किसके समरूप होगा, देखो ए बी सी, अब ये छोटा वाला लेंगे ना तो ए के साथ तो ए कोण आएगा, ए के साथ में ए आया। अब देखो जो बी कोण है, तो यहाँ देखो बी किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो बी हो जाएगा एफ के बराबर। और सी के बराबर कौन है, देखो सी के बराबर ई हो जाएगा। तो ए बी सी ए एफ ई, ए बी सी और ए एफ ई हमने यहाँ से लिख लिया। देखो बी बराबर कौन है, एफ, तो बी बराबर एफ लिखा। फिर सी बराबर कौन है, सी बराबर ई, तो सी बराबर ए लिखा। तो ए बी सी समरूप होगा ए बी एफ। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप, चलिए ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी के समरूप, अब देखिए हमने त्रिभुज ए बी सी के ये समरूप किया। अब त्रिभुज ए बी सी के हम क्या समरूप करने वाले हैं, ये वाला समरूप करेंगे। कैसे, ये वाला त्रिभुज इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी के हम करेंगे, तो ए बी सी में बताइए आप, ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज। तो देखिए ए के बराबर कौन है, देखो ए के बराबर इस त्रिभुज का एफ है, तो ए के बराबर ये त्रिभुज ए के बराबर एफ हो जाएगा। और इधर से ए के बराबर एफ हुआ, बी के बराबर देखो ये होगा। अच्छा बी तो उभयनिष्ठ है, बी इस छोटे में भी और बी इस बड़े में भी, तो बी के बराबर तो बी होगा। सी के बराबर कौन होगा, देखो सी के बराबर डी हो जाएगा, तो सी के बराबर डी हो जाएगा। और त्रिभुज ये वाला त्रिभुज आ गया। अब ये वाला त्रिभुज भी तो बाकी है, तो देखिए ये ए के बराबर कौन है, ई, ये वाला त्रिभुज, और इधर से ये वाला ए के बराबर हो जाएगा ई। तो ए के बराबर त्रिभुज क्या, ए के बराबर ई होगा। बी के बराबर क्या है, देखो बी के बराबर डी होगा, बी बराबर डी। अब सी है, सी देखो इसमें भी है और सी इसमें भी, सी के बराबर तो सी हो जाएगा। ये है समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना, इसमें इस बड़े वाले त्रिभुज के ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हमने समरूप कर दिया। देखो यहाँ से अब ये त्रिभुज और समरूप होना बाकी है, तो इसे हम किस तरीके से समरूप करेंगे, देखिए पुनः मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से देखो ये इसके मध्य बिंदु है, इस जगह हमने लिख दिया। तो ई एफ ये हो जाएगा, ई एफ बराबर 1/2 बी सी, समीकरण नंबर 1, 2 और ये समीकरण, चलो ठीक, ई एफ बराबर 1/2 बी सी। देखो ई एफ इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी सी हम यहाँ लेंगे, ई एफ बटा बी सी बराबर 1/2, ई एफ बटा बी सी 1/2। देखो ई एफ बटा बी सी, ई एफ बटा बी सी, ई एफ बटा बी सी बराबर 1/2। तो फिर इसी प्रकार से यहाँ हम लिखेंगे ई एफ बटा बी सी, ई एफ बटा बी सी 1/2 आया, तो डी ई बटा ए बी, डी ई बटा ए बी ये कितना होगा 1/2, डी ई बटा ए बी 1/2। अब ये वाली भुजा भी तो है हमारी, तो ये क्या है डी एफ बटा ए सी, तो यहाँ लिख देंगे डी एफ बटे में ए सी
DF/AC, यहाँ लिखो इसको DF/AC। देखो DF/AC ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इनसे इसके बाद में यहाँ लिखिए देखो, इसके बाद में यहाँ देखेंगे, यहाँ त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात है, अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें यही तो किया, इस त्रिभुज की भुजा इस बड़े वाले की, ये भुजा इसकी और ये भुजा इसकी, मतलब इस छोटे वाले की बड़े वाले त्रिभुज की क्या आई है, बराबर आई है। तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो त्रिभुज ABC, तो आप मुझे बताइए त्रिभुज ABC के समरूप क्या होगा। ये त्रिभुज AB है, तो AB के साथ में क्या आने वाला, देखो AB का है, AB के साथ क्या आएगा, DE। देखो AB यहाँ से लिखेंगे, त्रिभुज का नाम AB है ना, तो देखो AB के साथ में क्या आएगा, DE। तो AB के साथ में आएगा DE, फिर क्या है BC, तो BC के साथ में देख लीजिए ये BC किधर है, BC के साथ में आएगा EF, BC के साथ में EF, तो BC के साथ में आएगा E और F। ये है समीकरण नंबर 3। अब देखिए ABC के ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इस ABC के ये चारों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। देखिए इस ABC के एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, 3 त्रिभुज तो ये हो गए और एक त्रिभुज हो जाएगा। अतः समीकरण 1, 2, 3 से सिद्ध होता है कि चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। HP। एक क्वेश्चन देखो, यदि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखना हल, यदि किसी वृत्त की जीवा, तो एक वृत्त बनाएंगे, ये वृत्त है, ये किसी वृत्त की जीवा, ये वृत्त की जीवा हो गई और ये वृत्त का केंद्र है। यदि किसी वृत्त की जीवा, तो केंद्र तो हो गई। अब देखो जब ये वृत्त है तो ये कौन सा वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला होगा लघु, ये है लघु वृत्तखंड और यहाँ से ये वाला, इसके ऊपर वाला ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ये वृत्त की जीवा है और ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। जो जीवा है इस वृत्त की त्रिज्या की क्या है, बराबर, तो ये इसके बराबर है और ये जीवा है तो ये भी त्रिज्या, ये भी इसके बराबर है। तो AOB ये हम नाम दे देंगे। अब देखिए हमें पता है अगर ये त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर, तो फिर त्रिभुज के तीनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। इतना तो हो गया और हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर, तो इस जीवा द्वारा, तो दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है, दीर्घ वृत्तखंड यही है। इस दीर्घ वृत्तखंड के किसी भी बिंदु पर, तो दीर्घ वृत्तखंड पर हम ये वाला बिंदु ले लेंगे,
बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात करना है। तो इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड पर बना कोण ज्ञात करना है किसी बिंदु पर। तो ये बिंदु हमारा सी हो जाएगा। तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कोण ACB, ये हमें ज्ञात करना ACB, ये वाला कोण ज्ञात करना है। उपपत्ति, तो ये त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज AOB में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण X और कोण X, इन तीनों कोणों को जोड़ा कितना आएगा 180 डिग्री। कोण X ये हो जाएगा 3 कोण X बराबर 180, कोण X बराबर 180 बटे में 3 और कोण X बराबर हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 3 का भाग देंगे। अब देखिए, तो इसका मतलब ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 60 और ये वाला, तो सभी कोण क्या है 60-60 डिग्री। अब हमें पता है, पुनः देखिए, किसी जीवा द्वारा या किसी चाप द्वारा या जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, देखो इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इसी चाप द्वारा परिधि पर, वृत्त के शेष भाग पर, परिधि पर बने कोण का क्या होता है 2 गुना होता है। ये वाला कोण 2 गुना हो जाएगा। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है 2 गुना होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कोण X बराबर 2 गुना हो जाएगा कोण, चलिए ऐसे लिख दो, कोण AOB। देखो कोण AOB, ये वाला कोण 2 गुना होता है किसका, इसका 2 गुना होगा, 2 गुना होगा कोण ACB का, कोण ACB का। तो कोण AOB कितना है, कोण AOB X है, तो X का मान कितना है 60 डिग्री। ये 2 कोण ACB, तो 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो 60 बटे में 2 कोण ACB, 2 का भाग देंगे तो कोण ACB का मान 2 का भाग दी कितना आएगा 30 डिग्री। ये आपका आंसर।